Hello students and welcome to the lecture of Visual Basic and Introduction to .NET SEM 4. So in previous lecture I have started Unit 1 and I have taken the topics of Unit 1, that is Introduction to Visual Basic, Integrated Development Environment, that is IDE, and after that features and event driven, what is event driven programming. After that in second lecture I have taken to another topics of Unit 1, that is Programming Construct, Data Types and Variables. So डेटा टाइप में हमने देखा कि कितने डेटा टाइप्स हम VB में यूज़ करते हैं एंड वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डेटा टाइप में कितने डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं VB के अंदर, और वेरिएबल को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल्स के टाइप्स भी हमने वहाँ पर देखे थे. अब हम अनदर टॉपिक देखेंगे. तो लेट्स सी द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर. So we are in Unit 1 and the topic is Introduction to Visual Basic, and content of this today's video is constant and operators and other operators. So first जो हमारा टॉपिक है वो है constant. तो ये जो बेसिक फीचर है ये सब किसके अंदर आते हैं, ये प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के अंदर आते हैं, जिसमें हमने दो टॉपिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स. आज के लेक्चर में हम कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड अदर ऑपरेटर्स देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कांस्टेंट. सो कांस्टेंट हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हमने सी और C++ पढ़ा है, तो वहाँ पर हमने कांस्टेंट देखा है जिसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज नहीं होती है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट. तो सम वेरिएबल्स डू नॉट चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, इट इज़ कॉल्ड एज एन कांस्टेंट. जिसकी वैल्यू जो है एग्जीक्यूशन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती है, पहले से ही फिक्स होती है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट. Constants are declared just like variable and the files for defining the constants are also same. तो कांस्टेंट जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर कांस्टेंट को भी डिक्लेयर करते हैं. जो रूल्स हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं वही रूल्स हम यहाँ पर कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज़ 255 कैरेक्टर्स, सेम एज वेरिएबल. 255 कैरेक्टर तक हम कांस्टेंट का नाम रख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जैसे हमने C और C++ में देखा है कि अगर किसी वैल्यू को हमें कांस्टेंट बनाना है तो उसके पहले हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, CONST. तो ये कीवर्ड हमको यूज़ करके प्रीफिक्स में लगाना पड़ता है वेरिएबल के, तब वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. तो फर्स्ट कैरेक्टर, अ लेटर, अंडरस्कोर एंड अ न्यूमेरिकल, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर. तो यहाँ पर नेमिंग भी हमने देखा है कि जिस तरीके से वेरिएबल को हम नेम करते हैं उसी तरीके से कांस्टेंट को भी हम नेमिंग रूल्स हैं वो हम फॉलो करेंगे. तो यहाँ पर क्या है रूल्स, पहला है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर तक हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं कांस्टेंट वेरिएबल का. सेकेंड जो है वो है फर्स्ट कैरेक्टर अ लेटर, पहला जो कैरेक्टर होगा वो लेटर ही होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए. अंडरस्कोर का यूज़ हम कर सकते हैं, एंड न्यूमेरिकल एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, A1, A2, A3, A2B, ये भी हम यहाँ पर वैल्यू नेम रख सकते हैं. तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, पब्लिक, प्राइवेट. अब यहाँ पर ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो ये प्राइवेट है या पब्लिक है. फिर इसके बाद कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और कांस्टेंट का नेम क्या होगा, वो एज टाइप, उसका डेटा टाइप इक्वल टू एक्सप्रेशन. व्हाट डू मीन बाय एक्सप्रेशन, जो भी उसकी वैल्यू हम रखना चाहते हैं, जो भी उसका जो वैल्यू हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, जैसे पाई, कॉन्स्ट PI पाई इक्वल्स टू 3.14. तो यहाँ पर कॉन्स्ट जो है ये कीवर्ड है ये बताने के लिए कि ये जो पाई वेरिएबल का नेम है ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी, और इज इक्वल्स टू 3.14. तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन. इसके सामने हम कोई एक्सप्रेशन भी रख सकते हैं या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी रख सकते हैं. Argument constant name is valid symbolic name and expression is composed of numeric of string constant and operator. तो यहाँ पर जब हम आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं तो कांस्टेंट नेम इज़ वैलिड सिंबॉलिक नेम. एक वैलिड सिंबॉलिक नेम होना चाहिए, जैसे मैंने बोला पाई इज़ अ वैलिड सिंबॉलिक नेम. P1 भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है. एंड एक्सप्रेशन इज़ कंपोज्ड ऑफ, जो एक्सप्रेशन है
वो स्ट्रिंग कांस्टेंट या फिर ऑपरेटर्स का यूज़ करके भी हम उसको बना सकते हैं। जैसे कॉन्स्ट पाई इज इक्वल्स टू 3.14। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। अब क्या होगा, अगर हमने कॉन्स्ट पी आई इज इक्वल्स टू 3.14 डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन। आफ्टर दैट कॉन्स्टेंट्स आर प्री डिफाइंड फॉर टू रीज़न। कॉन्स्टेंट को हमें उसको पहले से ही प्री डिफाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए दो रीज़न है। तो पहला रीज़न क्या है, कांस्टेंट कांट चेंज वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। दिस इज़ द सेफ्टी फीचर। वंस अ कांस्टेंट हैज़ बीन डिक्लेयर इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। एक बार अगर आपने वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। In subsequences statement it can be assumed that value is specified in the declaration। हम जब भी किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाते हैं तो उसी के साथ में उसकी वैल्यू भी डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कॉन्स्ट पी आई इज इक्वल्स टू 3.14, तो उसकी वैल्यू वहाँ पर डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। सेकेंड है, कॉन्स्टेंट्स आर द प्रोसेस फास्टर देन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू पहले से ही फिक्स है, इसीलिए उसको उसकी वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसको मेमोरी में जाके उसका लोकेशन फाइंड नहीं करना है, उस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू रखी है वो भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कांस्टेंट वेरिएबल्स जो है वो वेरिएबल से फास्टर काम करते हैं। सो व्हेन द प्रोग्राम इज़ रनिंग, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डू नॉट हैव टू बी लूप्ड अप द कंपाइलर सब्सटीट्यूट द कंस्ट्रक्ट नेम विद देयर वैल्यूज़ एंड द प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर। मैंने जो अभी बोला कि अगर हम कोई नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम रन टाइम में उसकी वैल्यू जो है उसको देंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, जब उसको अगर हमने कहीं यूज़ किया, प्रोसेस में कहीं यूज़ किया है, फॉर्मूले में कहीं यूज़ किया है, तो वो क्या करेगा, उस लोकेशन पे जाएगा, वहाँ से उसकी कौन सी वैल्यू रखी है वो वैल्यू वहाँ से लेकर आएगा। तो इसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है और उसका वैल्यू उसी के साथ दे दिया है, तो यहाँ पर कंपाइलर का जो वर्क होता है वो कम हो जाता है और इसीलिए वो फास्टर वर्क करता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट को हमें प्री डिफाइन करना पड़ता है तो दो रीज़न से। पहला, कांस्टेंट कांट चेंज वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और दूसरा, कांस्टेंट आर द प्रोसेस फास्टर देन वेरिएबल। कांस्टेंट जो है फास्टर देन वेरिएबल होता है। आफ्टर दैट सिस्टम डिफाइंड कांस्टेंट। अब सिस्टम डिफाइंड कांस्टेंट मतलब क्या, जो जैसे वीबी का सॉफ्टवेयर है उसके कौन से कांस्टेंट हैं, या फिर C++ के अंदर सिस्टम डिफाइंड कांस्टेंट कौन कौन से हैं, तो वो पहले से ही प्री डिफाइन है, वो आप नहीं करते हो। तो विजुअल बेसिक प्रोवाइड सम सिस्टम डिफाइंड कांस्टेंट like given below and values are substituted automatically by VB। तो when they are encountered during execution of program। तो विजुअल बेसिक क्या करता है, सम सिस्टम डिफाइंड कांस्टेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करते हैं, पहले से ही वही रहती है। जैसे ही हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम उसको सब्सटीट्यूट कर देगा। गिवन बिलो एंड वैल्यूज़ आर सब्सटीट्यूटेड ऑटोमेटिकली। उसकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली सब्सटीट्यूट हो जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो वैल्यू अपने आप वो ले लेता है। विजुअल बेसिक सपोर्ट नंबर ऑफ सेट ऑफ कांस्टेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक शोन बिलो। अब ये जो विजुअल बेसिक है, बहुत सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो है वो खुद ब खुद पहले से ही सेट करके रखता है। तो पहला है कलर डेफिनेशन, कांस्टेंट लाइक वीबी रेड, वीबी ग्रीन। अब देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने C और C++ देखा है, हमने वहाँ पर सिर्फ कोडिंग की है, कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं किया है। वीबी में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्म डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। तो फॉर्म का कलर, ये सब चीज़ें हमको डिसाइड करनी होती है कि कौन सा कलर होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स का कौन सा कलर, लेबल का कौन सा कलर होना चाहिए। तब वहाँ पर ये कलर डेफिनेशन कांस्टेंट आता है। जैसे कि यहाँ पर वीबी रेड है, इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा जो कि हमेशा से फिक्स होगा, कांस्टेंट है। वीबी ग्रीन का भी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। सो कलर डेफिनेशन जो है, कलर डेफिनेशन कांस्टेंट की वजह से हम विजुअल बेसिक बहुत सारे कांस्टेंट को सपोर्ट करता है। सेकेंड है डेटा एक्सेस कांस्टेंट। डेटा एक्सेस करना इजी हो जाता है कांस्टेंट की वजह से। अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है कांस्ट और उसकी वैल्यू उसके साथ में दे दी है, तो इट इज़ वेरी इजी टू डेटा एक्सेस। आफ्टर दैट की कोड कांस्टेंट। की कोड की जो है वो वैल्यू क्या होगी वो भी वहाँ पर हम रख सकते हैं।
शेप कांस्टेंट लाइक वी बी शेप रेक्टेंगल, वी बी शेप सर्कल, यहाँ पर वी बी शेप रेक्टेंगल और वी बी शेप सर्कल की भी वैल्यू होगी जो कि पहले से ही फिक्स्ड होगी, आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो। एरर हैंडलिंग कांस्टेंट लाइक वी बी रीट्राई, वी बी इग्नोर, वी बी कैंसिल एक्सेट्रा। तो एरर हैंडलिंग कांस्टेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं वी बी के अंदर, एंड दीज आर ऑल कॉल्ड सिस्टम डिफाइंड कांस्टेंट। सिस्टम के अपने कांस्टेंट्स हैं, हम इनकी वैल्यू सेट नहीं करते हैं, सिस्टम अपने से ही यहाँ पर उसको सेट करके रखता है। हमने हमेशा हम नेट पे यूज़ करते हैं, कभी कभी कोई पेज पर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एरर लिख के आता है 404, तो वो वैल्यू आपने सेट की है क्या? नहीं, वो ऑलरेडी सेट करके रखी हुई है, बस एरर 404 आता है वहाँ पे लिखकर। सो ये वैल्यू सिस्टम के अंदर पहले से ही कॉन्स्टेंटली सेव है, इसीलिए वो हमको वहाँ पर दिखाता है। आफ्टर दैट ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक। So VB consists of very rich in built-in operators, and operators is a symbol that tells the kind of operation it has to perform. ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने C पढ़ा है, हमने C++ पढ़ा है, उसमें हमने ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से देखा है। तो वही ऑपरेटर्स यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमने अभी लैंग्वेज स्विच की है। पहले हम सिर्फ कोडिंग कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर हैं, और VB लैंग्वेज हम यहाँ पर VB की जो VB 6.0 जो है वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। सो VB consists of very rich in built-in operators, and operator is a symbol that tells the kind of operation it has to perform. VB के जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या बताते हैं कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीज़न करना है। ऑल द ऑपरेशंस इन VB आर परफॉर्म इन द प्री डिफाइंड। जितने भी ऑपरेशंस हैं वो प्री डिफाइंड में ही परफॉर्म होते हैं। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बाय मीन्स ऑफ हायरार्ची ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे कि बॉडमॉस रूल हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर ऑपरेटर्स को भी प्रेसिडेंस दिया होता है कि पहले क्या ब्रैकेट होगा, या प्लस होगा, या माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, वो यहाँ पर हायरार्ची ऑफ ऑपरेटर के अंदर हमको देखने को मिलता है। सो द ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड एज। ऑपरेटर को कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो हम अच्छी से जानते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलो, मॉड एंड एक्सपोनेंट। ये सारी चीज़ें हम एम्परसेंड, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है, पहला प्लस, ऐड, ये किस लिए यूज़ करते हैं, हम एडिशन करने के लिए। दूसरा कौन सा है, सब्ट्रैक्ट, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, माइनस करने के लिए। फिर इसके बाद है हमारा डिवाइड, दैट इज़ डिवाइड किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, डिवीज़न फाइंड आउट करने के लिए। फिर इसके बाद इंटीजर डिवीज़न। इंटीजर डिवीज़न जो मॉड ऑपरेटर यूज़ करते थे हम लोग। मॉड ऑपरेटर किस लिए यूज़ करते थे, मॉड ऑपरेटर किस लिए यूज़ करते थे, जहाँ पर पॉइंट में वैल्यू रिमाइंडर के ऊपर ध्यान होता था, वहाँ पर हम इंटीजर डिवीज़न यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 5 है, तो आंसर कितना आया, 5। लेकिन 20 डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो आंसर 6 आ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। 3 6 18, अब 3 6 18 हुआ, बचा कितना, 2। तो ये क्या करता है, डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं लेता है। इंटीजर डिवीज़न मीन्स क्या, डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, एक्सपोनेंट, पावर फाइंड करने के लिए 3 to the power 3 दैट इज़ 27। मॉड, रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न। मॉड ऑपरेटर हमने वहाँ पर यूज़ किया है, परसेंटेज का साइन यूज़ करते थे हम C और C++ में, बट यहाँ पर MOD मॉड लिखते हैं, जिसका कि काम क्या है, रिमाइंडर को फाइंड आउट करना। और उसके अलावा एक और ऑपरेटर है, दैट इज़ एम्परसेंट। ये किस लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए। स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम एम्परसेंट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, डबल इन्वर्टेड में जॉर्ज एंड डबल इन्वर्टेड स्टार्ट एंड बुश। तो इसका पूरा अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, अभी आंसर, फुल आंसर क्या हो गया, जॉर्ज बुश। तो एम्परसेंट किस लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट, जो नाम है उनको जोड़ने के लिए यूज़ होता है। आफ्टर दैट रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ पर हमें रिलेशनल या फिर कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर। सो इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़, आइदर बोथ नंबर और एक्सप्रेशन। दोनों भी नंबर हो सकते हैं, या फिर दोनों ही एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या फिर दोनों ही कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ये जो है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो एक्सप्रेशंस को कर सकते हैं, या फिर दो कैरेक्टर्स को
कंपेयर कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है। एंड द रिलेशनल ऑपरेटर आर एज फॉलोज, कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेटर देन, 10 ग्रेटर देन 8, यस वैल्यू इज ट्रू। लेस देन का साइन है, 10 लेस देन 8, फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ट्रू, क्योंकि वो उसकी वैल्यू 20, क्योंकि अगर 21 होता तो ये फॉल्स होता, लेकिन यहाँ पर 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसको हम लेस देन और इक्वल टू कहते हैं, तो 10 लेस देन इक्वल टू 20, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है? ट्रू। नॉट इक्वल टू के लिए देखो, हम सी और सी प्लस प्लस में एक्सक्लामेशन का यूज़ करते थे नॉट के लिए, लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग ग्रेटर देन और इसका ही कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे लिखा है हमने? एक दूसरे के फेस के आमने सामने इसको लिखा है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉट इक्वल टू इन वीबी। इक्वल टू का साइन ये हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं हम? वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि वैल्यू उसके इक्वल है या नहीं। आफ्टर दैट लॉजिकल ऑपरेटर्स, so these are also an important operators in VB. So logical operators are used to combine two or more relational expression, रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेशन को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म लॉजिकल एंड दैट इज़ बूलियन ऑपरेशंस ऑन वैल्यू, या तो आंसर ट्रू आएगा या तो आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स का आंसर क्या हो सकता है? कोई वैल्यू ये आपको रिटर्न करके नहीं देगा, ये क्या करेगा? सिर्फ करेक्ट है या नहीं है वही बताएगा, तो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है सिर्फ यही बताएगा। दे रिटर्न ज़ीरो व्हेन द कंडीशन इज इवेल्युएटेड एज फॉल्स, वो ज़ीरो रिटर्न करता है जब कंडीशन क्या होती है? फॉल्स होती है। एंड रिटर्न्स अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, कब? जब वैल्यू जो है वो ट्रू रहेगा, 1 रहेगा तब। तो यहाँ पर देखो ऑपरेटर्स क्या है, पहला ऑपरेटर यहाँ पर है और, ये भी हमने सी और सी प्लस प्लस में देखा हुआ है। ऑपरेशंस विल बी ट्रू इफ़ आइदर और ऑफ द ऑपरेंड इज़ ट्रू, दोनों में से कोई एक ऑपरेंड अगर ट्रू है तो आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर इज एंड, ऑपरेशन विल बी ट्रू ओनली इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, दोनों ही ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तभी इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। नॉट निगेट्स द ट्रूथ, अगर ट्रू है तो उसका, अगर उसके सामने निगेशन का यूज़ कर लिया, नॉट का यूज़ कर लिया, तो क्या हो जाएगा? वो फॉल्स हो जाएगा। निगेट द ट्रूथ। एक्सॉर, वन साइड और अदर मस्ट बी ट्रू बट नॉट बोथ, वन साइड ट्रू रह सकता है, अदर मस्ट भी ट्रू रह सकता है, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू रहेंगे तो इसकी वैल्यू ट्रू नहीं आएगी, एक फॉल्स ही रहना चाहिए इसमें। फिर इसके बाद देखते हैं अदर ऑपरेटर्स कौन से हैं? प्लस और एम्परसेंड। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करने के लिए हम प्लस का या फिर एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। और एक और ऑपरेटर है स्पेशल ऑपरेटर, दैट इज़ लाइक। कंपेरिजन बेस्ड ऑन वाइल्ड कार्ड मैच, वो इसके इक्वल है क्या? जैसे कि नाम जो है, सपोज करो कि ABC नाम लिखा है हमने कैपिटल में, इक्वल टू स्मॉल ABC, तो इज़ इट इक्वल? नो। तो क्यों? क्योंकि ये एक जैसा होना चाहिए, ABC अगर इस साइड कैपिटल में है तो उस साइड भी कैपिटल में होना चाहिए। तो कंपैरिजन बेस्ड ऑन वाइल्ड कार्ड मैच। तो ये हमारा हो गया आज के लेक्चर के अंदर के तीनों टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स हमने लिए यहाँ पर? कांस्टेंट, सिस्टम डिफाइंड कांस्टेंट, ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर दैट इज़ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड सम अदर ऑपरेटर्स भी हमने यहाँ पर देखे। अब नेक्स्ट इसमें प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का अगला पार्ट देखेंगे हम, जिसमें है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, डायलॉग बॉक्स एंड क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेस। ये तीन टॉपिक्स जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो जाएगा। सो थैंक यू।